प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल कैरियर इम्पैक्ट रांची में आपका वेलकम है, जहां हम लोग क्लास 10th जैक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल में आपको जैक बोर्ड के मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्लासेस मिलेंगे आपको। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ के थ्योरम्स पढ़ेंगे, जो अपकमिंग एग्जाम मतलब आने वाले जो परीक्षा है 2023 में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके नजरिया से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे थ्योरम्स को हम लोग सबसे पहले करेंगे, क्योंकि इस बार जो झारखंड गवर्नमेंट और जो बोर्ड निर्णय लिए हैं वो यही है कि इस साल जो परीक्षा होगा, जो एग्जाम होगा, वो पूरे सिलेबस पे होगा, बेस्ड क्वेश्चंस। और आपको पता है कि पूरा सिलेबस जो है वो 4 खंडों में बटा हुआ है मैथ के, A, B, C, D। टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें से खंड ए से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1 अंक के होंगे। खंड बी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 अंक के होंगे। खंड सी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3 अंक के होंगे। और खंड डी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 6 अंक से होंगे। तो 6 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से चैप्टर से आते हैं? वैसे चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और ये एक ऐसा है जिससे आप अंक अर्जित कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। जो आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 6 नंबर का है, उसमें तो एक है थ्योरम, जिसमें 2 थ्योरम आपसे दिया जाएगा। 2 में से किसी एक थ्योरम को सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा जो 6 अंक का होगा। और ज्योमेट्री से ही एक रचना पूछा जाएगा बनाने के लिए। 2 रचनाएं दी जाएगी, 2 में से किसी एक रचना करना है आपको, कंस्ट्रक्शन करना है, वो भी 6 अंक का। एक प्रश्न आपको हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई एवं दूरी से होगा जो 6 अंक का होगा। ट्रिगोनोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित एक प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को बनाना होगा, ये 6 अंक देगा आपको। एक प्रश्न जो आपको बनाना है वो है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन से। 2 मेंसुरेशन के प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से कोई एक प्रश्न का हल करना है जो 6 अंक का होगा। ये तो 4 प्रश्न हो गए। और एक प्रश्न पूछा जाएगा द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें भी 2 प्रश्न दिए जाएंगे। 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रकार आप देखें तो खंड डी से कुल 10 प्रश्न दिए जाएंगे और 10 में से 5 देना है, जिसके कुल अंक होंगे 30। एक प्रश्न 6 अंक के। तो इस तरह से अगर तैयारी करते हैं आप, इससे क्या होगा कि आपके पूर्ण अंक अर्जित होंगे और फेल होने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर जैक बोर्ड से कोई स्टूडेंट फेल कर जाए तो वो बहुत बदकिस्मत स्टूडेंट होगा। नहीं तो मैथ ऐसे सब्जेक्ट में फेल करे, अंक जो है वो हाथों में काउंट होता है कि क्या पढ़ेंगे, कितना अंक आएगा। अब रहा कि पढ़ने में भी उसको देखना, ध्यान देना है कि कैसे पढ़ें, वो हम आपको आगे बताएंगे। आज हम थ्योरम को सिद्ध करेंगे और सिद्ध करके दिखलाएंगे कि कौन सा थ्योरम महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम्स के नजरिए से, और उस थ्योरम को कैसे सिद्ध किया जाता है, उस थ्योरम को सिद्ध करके हम दिखलाएंगे। साथ ही साथ पढ़ना तो पूरी सिलेबस है। ये तो आपको हम बैक से स्टार्ट किए। जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3 अंक के होंगे, जो खंड सी से आते हैं। खंड सी से 10 प्रश्न आएंगे जो 3 अंक के होंगे। वैसे प्रश्नों को भी बनाएंगे हम लोग। और खंड बी से जो है 5 प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंक का, उसे भी बताएंगे। और शॉर्ट आंसर जो होगा, लघु उत्तीर्ण प्रश्न जो होंगे, वो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 नंबर का। वैसे प्रश्नों को भी करेंगे।
तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे थ्योरम। आज का थ्योरम होगा थेल्स, जो आपके 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थेल्स प्रमेय, जिसे हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने सबसे पहले थेल्स थ्योरम की अवधारणा दी, जो सिद्ध किया। उसी के नाम से ये थ्योरम बेस्ड है, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम ये आपको एग्जाम्स में, जो 2023 के जो एग्जाम्स होगा उसके नजरिए से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और थेल्स थ्योरम कहता क्या है? थेल्स थ्योरम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। सिद्ध करें। यही तो है थेल्स थ्योरम। इसे कहते हैं साधारण प्रतिज्ञा। जो क्वेश्चन जो दिया होगा, कहीं नहीं लिखा होगा कि ये थेल्स थ्योरम है, कहीं मेंशन नहीं होगा ये कि ये थ्योरम है। आपको सिर्फ बोलेगा प्रश्न में कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। सिद्ध करें। आपको खुद समझना है कि ये थ्योरम है, ये प्रमेय है, और इसे सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है वो आगे हम बताएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन बोलता है ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द side of a triangle, then this side divided the other two side in the same proportion. क्लियर? तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, पहले आप साधारण प्रतिज्ञा लिख लें। किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। सिद्ध करें। थ्योरम यही है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। सिद्ध करें। थ्योरम यही है, आपको देख के पता करना है कि ये थ्योरम है। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप इसको लगातार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तब। अब देखो, जो कुछ दिया हुआ है उसके मुताबिक हम काम करते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज बना लीजिए। ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है? ए बी सी है। मान लीजिए ए
बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें त्रिभुज बोल रहा है ना, किसी त्रिभुज की एक भुजा। अब ये त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मतलब एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं, ये भुजा हुआ, ये भुजा हुआ, ये भुजा हुआ, तीन भुजाओं से जो घिरा होता है, जो बॉन्डेड होता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं में से कोई एक भुजा, मान लो एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींच रहे हैं, यहां से एक रेखा खींचे, ये रेखा मान लो डीई खींचे, ठीक है। इस त्रिभुज के ये समानांतर है, ये और ये क्या है? समानांतर है। बीसी के समानांतर डी है, ठीक है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ये जो रेखा खींचे हैं, ये रेखा खींचने से अन्य दो भुजा कौन सा हो गया? ये भुजा और ये भुजा। ये एक त्रिभुज जो है, त्रिभुज का इस भुजा के समानांतर एक रेखा खींचे, रेखा खींचने से अन्य दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा को समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात का मतलब हो गया ए बटा डी, ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। यही तो सिद्ध करना है कि इसके अन्य दो भुजा जो है वो समान अनुपात में विभाजित होंगे। क्लियर है? अरे टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम प्रोपोर्शन। अब जो कुछ यहां दिया हुआ था उसके बारे में जो लिखेंगे उसे हम बोलते हैं विशेष प्रतिज्ञा, या अंग्रेजी में गिवन, या फिर दिया हुआ है। अगर विशेष प्रतिज्ञा नहीं लिख पाते हैं तो लिखिएगा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इसके बारे में लिखेंगे हम तो लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, इंग्लिश में गिवन, ठीक है। देखो क्या गिवन दिया हुआ है? ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डीई समानांतर है बीसी, बस इतना ही दिया हुआ है। हमें दिया क्या है? एक त्रिभुज दिया हुआ है। प्रश्न में त्रिभुज बोले तो त्रिभुज बनाना है, चतुर्भुज बोले तो चतुर्भुज बनाएंगे, वृत्त बोलेगा तो वृत्त बनाएंगे, अपने से कुछ नहीं किए। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डीई समानांतर है बीसी, इसे लिख दो। माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डीई समानांतर का चिन्ह ऐसा होता है, समानांतर है बीसी, जिसमें डी समानांतर बीसी है। ये इतना दिया हुआ है इसलिए जो कुछ बनाए उसके बारे में लिख दिए। अब क्या लिखेंगे? अगला क्या सिद्ध करना है वो यहां लिखेंगे, सिद्ध करना है कि। दूसरी बात लिखेंगे सिद्ध करना है कि, इंग्लिश में बोलते हैं टू बी प्रूव दैट, टू बी प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि। चार चीजों को याद रखना, जब भी कोई थ्योरम को सिद्ध करो, किसी प्रमेय को जब साबित करते हो, सिद्ध करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा चार बातें होती है। एक होता है दिया हुआ बात जिसे कहते हैं विशेष प्रतिज्ञा या गिवन। दूसरा क्या सिद्ध करना है आपको, तो जो कुछ सिद्ध करना है टू बी प्रूव दैट। तीसरी बात अगर जरूरत है तो रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, और जरूरत नहीं है तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। और चौथी बात जो करना है वो है प्रूफ, मतलब प्रमाण। तो यही 4 पॉइंट पे काम करना होता है। ये 4 पॉइंट आप इसी सीक्वेंस में करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है अर्थात विशेष प्रतिज्ञा या गिवन, दूसरा सिद्ध करना है कि टू बी प्रूव दैट, और तीसरा कंस्ट्रक्शन अगर जरूरत है तो रचना, और चौथा करेंगे प्रूफ मतलब प्रमाण। यही 4 इसी तरह का यही क्रम होगा। ऐसा नहीं हो कि पहले लिख देंगे सिद्ध करना है उसके बाद लिखेंगे दिया हुआ है, ऐसा नहीं करेंगे आप। कोई भी चीज काम करेंगे तो इसी सीक्वेंस में करेंगे। अगर पूर्ण अंक अर्जित करना है, पूरा के पूरा नंबर उठाना है कि 6 के 6 नंबर मिले,
तो आपको इसी सीक्वेंस में काम करनी होगी। क्लियर है? चलिए, तो सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि एडी बाई डीबी बराबर होगा एई बटे ईसी। इसी को सिद्ध करना है। अब देखो, इसे सिद्ध करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी मुझे, तो जो एक्स्ट्रा करेंगे वो कहलाएगा रचना। रचना में क्या होगा कि यहां से हम लंब डालेंगे एई पर, एक लंब डाल रहे हैं। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, मान लो कि एम डालते हैं यहां, और यहां ई से लंब डालेंगे किस पर? एडी पर लंब डालेंगे, ई मान लो एन है। क्लियर है? एक एम हो जाएगा, एक एन हो जाएगा। तो डी एम लंब डालेंगे एई पर और ई एन लंब डालेंगे एडी पर। अब क्या करोगे? बी को ई से और डी को सी से मिला दो। दूसरा काम करेंगे, चलिए मिलाइए। ये मिला दिए, ठीक है? तो ऐसा आकृति बन गया। क्या क्या किए? डीएम लंब डाले किस पर? एई पर, और ईएन लंब डाले एडी पर। फिर उसके बाद बीई और डीसी को मिलाया गया। जो कुछ किए उसके बारे में लिख दीजिए, वो कहलाएगा रचना। रचना मीन्स कंस्ट्रक्शन। रचना क्या हो गया? डीएम उल्टा टी कर दोगे तो इसका मतलब हो गया लंब। डीएम लंब एई तथा ईएन लंब एडी डाला गया। ठीक है? अब क्या करेंगे? डीसी तथा बीई को मिलाया गया। डीसी तथा बीई को मिलाया गया। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया? देखो, थ्योरम पे या प्रमेय पे कोई भी चीज रटना नहीं है, ये तो प्रश्न में दिया रहेगा। ये स्टेप आपको याद होनी चाहिए, और याद क्या करना वो खुद ही बदला देता है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब आप अच्छे मैथमेटिशियन हो जाएंगे तो सारे स्टेप आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। इस तरह से आपको काम करना है, जो कुछ दिया उसी के मुताबिक काम करेंगे। रटने की जरूरत नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार इसको समझ करके जब अपने से बनाओगे तो सारा कुछ खुद ब खुद याद आ जाएगा। क्या करना है इसके बाद? अब देखो, रचना हो गया, पहला काम विशेष प्रतिज्ञा हो गया, दूसरा सिद्ध करना है कि, तीसरा रचना। तो अब चौथा में जो करेंगे वो होगा हमारा क्या? प्रमाण। प्रमाण मीन्स प्रूफ, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, प्रमाण। अब सिद्ध करेंगे। सिद्ध हमको क्या करना है? एडी बाई डीबी बराबर होगा एई बाई ईसी। इसे सिद्ध करना है। तो देखो क्या करोगे? पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एडीई, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एडीई का क्षेत्रफल। ठीक है? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाफ। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। ठीक है? अच्छा, हाफ को हाफ ही रहने दो। इसका देखो, इस त्रिभुज में देखेंगे आधार इधर मान लेते हैं। अगर ये आधार लेंगे तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। एडी क्या हो गया? इसका आधार। और यहां से देखो, ये परपेंडिकुलर है ना, लंब है, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगा। आधार हो गया एडी, और ऊंचाई होगा इसका ईएन। ठीक है? फिर अब लेंगे
ये वाला देखो ध्यान देना, ये त्रिभुज लिए तो इसकी आधार चूंकि ये लिए हैं तो यही आधार का एक त्रिभुज लेंगे DBE। ये त्रिभुज देखो, मेरे हाथ देखो, DBE इस त्रिभुज लेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब निकालेंगे क्या? त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला तो वही होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यही होगा। अब यहां हाफ तो अपनी जगह लिख देंगे, इंटू आधार इसका लेंगे ये DB। जब ये आधार लेंगे तो इस त्रिभुज का DBE, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज का ऊंचाई होगा पीछे वाला EN। तो आधार लेंगे क्या? DB और इसकी ऊंचाई हो जाएगी EN। तो आधार हो गया DB और ऊंचाई हो गया क्या इसका? EN। क्लियर है? अच्छा जी, अब देखो क्या करोगे। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1, इसे मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर भाग दे देंगे हम लोग, ठीक है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, अच्छा आप समीकरण को भाग देंगे, देखो ऊपर लिख देते हैं क्योंकि नीचे हो जाएगा तो नजर नहीं आएगा, ऊपर वाला मिटा रहे हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए, समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे तो यहां क्या होगा? त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, और जब लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड वाला उसी तरह, इसका हाफ, इसका आधार कितना है? AD इंटू ऊंचाई कितना है? EN। ये भी भाग देंगे किससे? हाफ इंटू इसकी आधार कितना है? DB गुने EN, गुना क्या हो जाएगा? EN। अब गौर से देखो, इसका हाफ से कैंसिल हो जाएगा, EN इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? यहां बच जाएगा AD और यहां बच जाएगा DB। इसे मान लीजिए समीकरण 1, उसे हम रोमन लैंग्वेज में 1 और 2 लिखे हैं, ठीक है, या ए भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम फिर क्या करेंगे? यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस को हम लोग दोहराएंगे। इस प्रक्रिया देखो, ADE का क्षेत्रफल लेंगे और फिर लेंगे ECD का त्रिभुज, पहले बार लेंगे ADE का क्षेत्रफल और फिर लेंगे ECD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे उसी प्रकार, सिमिलरली उसी प्रकार। क्या लिखेंगे? उसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का
त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल अब देखो उसका क्षेत्रफल लोगे तो क्या हो जाएगा, उसी तरह लोगे तो हाफ इंटू इसकी आधार हो जाएगा। AE इस तरफ वाला लेना है, पहली बार इसमें लिए इस तरफ का आधार, अब सब इस तरफ का लेंगे। AE जब ये आधार लेंगे तो इसकी ऊंचाई ये हो जाएगा AE गुना DM बटा, अब नीचे वाला लेंगे ये त्रिभुज का तो आधार ये लेंगे तो इसकी ऊंचाई पीछे वाला हो जाएगा। आधार क्या हो गया, हाफ इंटू EC इंटू DM। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यहां देखो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और DM कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहां से बचेगा AE बटे क्या हो जाएगा EC। ठीक है। अच्छा अब ये समीकरण दूसरा नहीं मानेंगे, अब तो हम लोग ये कर दिए। अब देखो यहां पर दो त्रिभुज नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, एक त्रिभुज तो ये नजर आ रहा है, ये त्रिभुज DBE और दूसरा त्रिभुज है ECD, दूसरा त्रिभुज है कुछ ये, ठीक है, ये ECD दो त्रिभुज है, अब दोनों का आधार एक ही है, दोनों का आधार क्या है, दोनों का बेस एक ही है, क्या DE, और दोनों एक ही जोड़ा समानांतर रेखा, क्योंकि ये इसकी समानांतर है, DE समानांतर है BC, तो दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही जोड़ा समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, मध्य का मतलब बीच स्थित है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। ज्योमेट्री में ये सारी चीजें पढ़े हैं आप कि दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुज का आधार एक ही हो, जैसे एक त्रिभुज दिया हुआ है ये और दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है ये, और दोनों जो है एक ही रेखा, ये और ये समानांतर है, ये और ये समानांतर है, ठीक है, और ये त्रिभुज देखो AB अगर मान लो C है और ये DBC है, तो दोनों त्रिभुज का आधार तो एक ही है, आधार तो एक ही है, और दोनों एक ही जोड़ा समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, मतलब बीच स्थित है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। तो ये चीज हमें आप यहां लिखना है, इसे मिटा देते हैं, विशेष प्रतिज्ञा, और सिद्ध करना है, ये दो चीज आप देखो ध्यान में रखना। चलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज ECD दोनों एक ही आधार तथा एक ही जोड़ा समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, क्योंकि त्रिभुज DBE तथा ECD दोनों एक ही आधार तथा एक ही जोड़ा समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। त्रिभुज DBE इसका आधार DE और ECD इसका भी आधार DE, और दोनों एक ही जोड़ा समानांतर रेखा DE और BC के मध्य स्थित है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल DBE का क्षेत्रफल
त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। ठीक है, अब जब दोनों बराबर होगा तो जहां पर DBE का है क्षेत्रफल उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, या जहां पर ECD का क्षेत्रफल है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। दोनों तो बराबर है तो इसके बराबर वो लिख दो या उसके बराबर ये लिख दो। तो यहां देखो ऊपर में दिया हुआ है त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, इसको हटा के हम ये लिख सकते हैं ना DBE का क्षेत्रफल। तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ADE ऊपर वाला उतार देंगे, E का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज D, इसकी जगह क्या लिखेंगे, DBE का क्षेत्रफल। ठीक है, और इस तरफ पूरा उतार दीजिए AE बाई EC। इसे मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 तथा 2 से, अब गौर से देखो, समीकरण 1 तथा 2 से रचना को मिटा देते हैं। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से कुछ नजर आ रहा है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखो दोनों का, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, और समीकरण 2 देखो वही चीज लिखा हुआ है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल तो लिखा हुआ है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यहां लिखा हुआ बटा में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, तो यहां भी बटा में लिखा हुआ त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। दोनों का बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का बायां पक्ष समान है, इसलिए दोनों का दायां पक्ष भी जो होगा, राइट हैंड भी जो होगा वो इक्वल होगा। मैथमेटिक्स में बोलता है कि अगर लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा, बायां पक्ष समान है तो दायां पक्ष भी समान होगा। इसलिए AD बटा DB बराबर होगा AE बटे EC, और यही तो सिद्ध करना था हमें। AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC, देखो वही चीज आ गया, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC, प्रूव्ड। अर्थात सत्यापित हुआ, प्रूफ अर्थात सत्यापित हुआ। जो हमें कहा गया था थ्योरम प्रूफ करने के लिए वो हमने प्रूफ कर दिए। अगर इस तरह से प्रश्न को हल करें तो जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करेगा, वो आपका 1 अंक भी नहीं काटेगा, 1 अंक तो छोड़िए हाफ मार्क्स भी नहीं काटेगा, वो डिडक्ट नहीं करेगा अगर इस प्रकार आप हल करते हैं तो। और स्टूडेंट अगर इसके अलावा अगर वो करते हैं, वो सीक्वेंस, वो क्रम याद नहीं रखेंगे और इस प्रकार नहीं करेंगे तो उसका अंक कम आने की संभावना है। ये अब आप पर डिपेंड करेगा कि आप क्या इस तरह से प्रूफ करते हैं या वो तरीका से जो शॉर्टकट आपको नजर आता है। तो शॉर्टकट में किसी तरह से तो आ तो जाएगा, वो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो हम यहां विस्तार पूर्वक डिटेल बता रहे हैं। जनरली हम जनरल कंपटीशन में पढ़ाते हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस बताते हैं, वहां बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में बनाओगे। बड़े बड़े क्वेश्चंस को बस 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर बन जाना है, लेकिन वो वहां वाला वो जो तरीका है वो तरीका हम यहां अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे अगर हम शॉर्टकट मेथड से, तो टीचर जो है वो मार्क्स काट लेगा, हो सकता है कि नंबर ही ना दे। तो आपको चाहिए कि मैट्रिक में पूर्ण अंक अर्जित करें,
तो इस तरह से आपको प्रश्न को हल करना होगा। और यहां पर आप शॉर्टकट ना अपनाएं। शॉर्टकट हमारे चैनल पे बेशुमार वीडियो है, हर एक टॉपिक पे वीडियो है, आप देख सकते हैं मैथ के और रीजनिंग के कि कैसे हम शॉर्टकट बतलाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे सेकंडों में बनाकर दिखलाते हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, आप अभी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, इस साल आपको बोर्ड देना है और अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। इसलिए सिर्फ पास करना मकसद नहीं है, अच्छे अंक अर्जित करना एक चुनौती है। अगर आपका मार्क्स 90 और 90 प्लस नहीं आता है परसेंटेज, तो आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन मुश्किल है। फिर आप इधर उधर एडमिशन के लिए भटकेंगे। और अगर आप साइंस लेना चाहते हैं या कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आपको जरूरत है कि आप अच्छे अंक अर्जित करें। और अच्छे अंक अर्जित करने के लिए चाहिए कि आपको सारी चीज जो बताया जाता है जिस तरह से, उस तरह से फॉलो करें। आपको अभी पूर्ण मेहनत करने की जरूरत है, वक्त कम है और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में आपको हम सारी तैयारी करवा दें ताकि आपका पूर्ण अंक अर्जित हो जाए। अब आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। क्लियर है? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं कि कहां पर कोई दिक्कत है। और जो स्टूडेंट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हैं एग्जाम, those students who are belonging from the English mediums and want to give exam in English through the CBSE board, I will teach all the things in English. उसके लिए सारी चीजें हम अंग्रेजी में फिर से आपको हम क्लास लेंगे और उसकी वीडियो को अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिलता है हमें तो सारा चीज को हम इंग्लिश पे ही करेंगे। यहां आपको हम चूंकि जैक बोर्ड के लिए बना रहे हैं, आपको जो बता रहे हैं वो हिंदी माध्यम वालों के लिए बता रहे हैं, जो हिंदी में परीक्षा देंगे उनके लिए। एंड दोज हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम्स एंड राइट ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश, देन आई विल टीच ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेन विथ इंग्लिश। हम एक्सप्लेन भी अंग्रेजी में कर देंगे, हाँ आपको समझा जरूर देंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो हम समझा जरूर देंगे। आप हिंदी में पूछे या किसी और भाषा में पूछे, हम समझा देंगे। लेकिन जो लिखेंगे वो सब कुछ होगा इंग्लिश पे। अभी चूंकि हम जैक बोर्ड के लिए कर रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, तो इसलिए सारी चीजें हम हिंदी में ही बताएं। आपकी साधारण प्रतिज्ञा भी जो थी, सिंपल स्टेटमेंट, वो भी बताएं हम आपको। और क्या प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है, वो करके दिखलाएं। अब अगले क्लास में हमारा नेक्स्ट थ्योरम होगा, वो भी 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा जो अगले क्लास में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तो करें ही दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि जो बच्चों की मैथ में अगर कमजोरी, तैयारी अच्छी नहीं है और अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो उन लोगों को भी इस वीडियो से फायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चाहे वो कहीं भी पढ़ता हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा आने वाला अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।